आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 13 यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 3D का कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद आपका नहीं छूटेगा। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप 3D से पहले वेक्टर पढ़ चुके हैं तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने वेक्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वेक्टर वाली वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12th मैथ क्विक रिवीजन। ठीक है, ये वीडियो अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है 3D के अंदर या मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। 10 to 15 मिनट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और सभी चीज़ें कंप्लीटली कवर हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड ए पैरेलल वेक्टर। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपको कब यूज करना है, जब आपको एक गिवन पॉइंट हो, एक पॉइंट दिया हुआ हो लाइन पर और एक पैरेलल वेक्टर दिया हो, तब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो देखिए ये वाली जो है ये आपकी एक गिवन लाइन है और इस पर ये ए पॉइंट आपको गिवन है और इसके पैरेलल एक बी वेक्टर गिवन है। तो इसकी जो हम इक्वेशन लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक आर पॉइंट हमने लेट कर लिया है वेरिएबल के लिए जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर से लिखा है। गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल ए से लिखा है। तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पर बी वेक्टर क्या होगा, आपका पैरेलल वेक्टर होगा। ध्यान रखिएगा बी जो लिखा हुआ है वो क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। लैम्डा यहाँ पर कोई स्केलर होगा जो हम अपनी मर्जी से यूज़ करते हैं, लैम्डा म्यू कोई भी स्केलर आप यूज़ कर सकते हैं। और ए यहाँ पर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा गिवन पॉइंट का। तो जब भी आपको एक गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन हो या कोई भी पॉइंट गिवन हो और एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो तो उस केस में लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में देखना है तो सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हमने लेट कर लिया है कि भाई वो x1 y1 z1 होंगे और जो पैरेलल वेक्टर आपको गिवन था उसके हमें चाहिए dr मतलब डायरेक्शन रेशियो। तो इससे कार्टेशियन फॉर्म में रिजल्ट क्या बनेगा आपका, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर एक रिजल्ट भी आप याद रख लेते हैं तो ये कार्टेशियन फॉर्म में और ये आपका किस में था, वेक्टर फॉर्म में। तो दोनों में से एक को भी याद कर लेते हैं तो कन्वर्जन से आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। कन्वर्जन से कैसे भाई, कि यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पर ये वेक्टर है मेरे पास, ये एक लाइन लिखी हुई है जो किस फॉर्म में लिखी हुई है, वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, और इसको हमें कार्टेशियन में चेंज करना है। तो आपको पता है यहाँ पर जो मिलेंगे ना ये गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आई जे के साथ। तो यहाँ x1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 8 हो गई, y1 की वैल्यू 2 हो गई और z1 की वैल्यू क्या हो गई 3। तो ये देखिए हमने x1 y1 z1 लिख दिया है यहाँ पर। और लैम्डा के बाद जो पैरेलल वेक्टर होता है यहाँ पर आई जे के साथ जो होंगे वो आपके क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे जिनको आपको नीचे लिखना है। तो ये हमने वेक्टर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में। ऐसे कार्टेशियन फॉर्म से आप उसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस का साइन होना चाहिए, अपोजिट साइन लेना है। ठीक है, यहाँ माइनस है तो प्लस का 8, माइनस है तो प्लस का 2 और माइनस है तो प्लस का 3 लेंगे और इनके साथ आई जे के लगा करके हम ये ए वेक्टर बना लेंगे। ऐसे नीचे जो लिखे होंगे उनके साथ आई जे के लगा करके हम बी वेक्टर बना लेंगे और स्केलर लगा देंगे बीच में, तो ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन में, और कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वेशन लिखने का वो है आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। तो 2 गिवन पॉइंट होंगे तब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये ए और बी आपके गिवन पॉइंट होंगे, इनके कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 z1 और x2 y2 z2 लेट कर लिए हैं और ये आर पॉइंट हमने खुद से लेट किया है वेरिएबल के लिए। ठीक है, बिना वेरिएबल के इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इसका पोजीशन वेक्टर हमने आर वेक्टर लिख लिया है, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी से और ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए से लिख लिया है। तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी वो आपकी ये हो जाएगी, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या होगा, गिवन पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट गिवन होगा उसका पोजीशन वेक्टर, फिर लैम्डा, फिर सेकंड में से फर्स्ट को हमने माइनस कर दिया डी आर निकालने के लिए, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए। अगर बी में से हम ए को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। ये हमने वेक्टर में आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट बन गए, इसको आप डायरेक्ट याद रखें। जब भी 2 गिवन पॉइंट्स होंगे तो आप ए और बी की वैल्यू गिवन होगी और इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हम सोल्व कर लेंगे, हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म अगर हम देखें
तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, ऊपर तो वही है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और x y z आपके वेरिएबल के लिए है। अब नीचे डायरेक्शन रेशियो हम कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो के लिए मैंने आपको बताया कि सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 y माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये नीचे लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन रेशियो है आपके, ठीक है। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये आपकी किस फॉर्म में बन गई, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। या तो समझ के चलिए या इनको फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए, डायरेक्ट अप्लाई करना है तो जब भी 2 गिवन पॉइंट्स हो और कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो इसका यूज करेंगे और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका यूज करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 ही कॉन्सेप्ट थे हमारे पास। अब इस पर बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइन पासिस थ्रू, ये एक पॉइंट आपको गिवन है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। आपको क्या करना है भाई, एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसका ये गिवन पॉइंट है, तो इससे तो हमारा ए वेक्टर बन जाएगा। अब हमें बी वेक्टर चाहिए। बी वेक्टर के लिए इसने कुछ गिवन दिया हमें, ये कह रहा है कि एक लाइन ये है आपकी और दूसरी लाइन ये है, इन दोनों लाइनों पर हमें जिस लाइन की इक्वेशन लिखनी है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कोई भी 2 वेक्टरों का आप क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, ए और बी का हम क्रॉस कराते हैं, जो हमने वेक्टर में पढ़ा था, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मान लीजिए सी वेक्टर होगा, तो ये सी वेक्टर ए पर और बी पर दोनों पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब आइए आप समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये बोल रहा है कि हमारी जो लाइन है इन दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर है, तो ये इस लाइन का पैरेलल वेक्टर हुआ अब स्केलर के बाद, और ये भी इस लाइन का पैरेलल वेक्टर हुआ स्केलर के बाद। तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराता हूं तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन दोनों लाइनों पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। और हमारी लाइन भी इन दोनों पर कैसी है, परपेंडिकुलर है, यानी कि वो वेक्टर हमारी लाइन का क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों वेक्टर इस लाइन के पैरेलल वेक्टर हैं, इन दोनों का क्रॉस जो होगा, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद, वो इन दोनों पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। और हमारी लाइन भी इन पर कैसी है, परपेंडिकुलर, तो वो हमारी लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर, यानी कि वो हमारी लाइन का बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया B1 और ये हमने ले लिया B2, ये B1 और B2 हमने दोनों का क्या करा दिया, क्रॉस। तो B1 क्रॉस B2, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कराते हैं, डिटर्मिनेंट्स का यूज करके। फर्स्ट रो आपकी क्या रहेगी, IJ के, यहाँ पर B1 लिखा है तो इसके स्केलर से 2 - 2 और 1 से सेकंड रो बन जाएगी, और ये B2 के स्केलर से थर्ड रो बन जाएगी, और इसको हम फर्स्ट R1 से क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करना हम वेक्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं और हमने मैट्रिक्स के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स निकालना था, डिटर्मिनेंट्स के अंदर हमने ये पढ़ा था। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास B1 क्रॉस B2 की ये वैल्यू आ गई, जो कि B1 और B2 दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमारी लाइन के ये क्या होगा, पैरेलल, जिस लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट तो ये हो गया, जो गिवन पॉइंट था उसमें IJ लगा के हमने ए वेक्टर बना लिया। और इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, R वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो ए वेक्टर तो ये हो गया हमारा जो गिवन पॉइंट से बना है, और ये जो आया था ना रिजल्टेंट, ये हमारी लाइन के पैरेलल था, तो ये पैरेलल वेक्टर यानी कि B वेक्टर हो जाएगा, और ये लाइन की इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। तो ये मैंने अच्छे लेवल का क्वेश्चन था वही लिया है, सीधे सीधे क्वेश्चन तो आप भी कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है एंगल बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइन के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो भाई ये पहली लाइन है L1, इसका पैरेलल वेक्टर है ये B1, ये दूसरी लाइन है L2, इसका पैरेलल वेक्टर है B2। तो अगर ये B1 और B2 के बीच में जितना एंगल बनेगा उतना ही इन दोनों लाइनों के बीच में बनेगा। तो जब भी 2 लाइनों के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो आप उन दोनों के पैरेलल वेक्टरों के बीच में एंगल निकाल ले, और पैरेलल वेक्टरों के बीच में कोई भी 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने वेक्टर में पढ़ा था A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मोड ऑफ A मोड ऑफ B। तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर A B से ना लिख करके किससे लिखा हुआ है, B1 B2 से, तो रिजल्ट यही वाला है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, B1 और B2 लिख दिया है, ठीक है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अब इस पर कुछ केस देख लेते हैं। तो B1 वेक्टर को हमने लेट कर लिया कार्टेशियन फॉर्म में देखने के लिए, A1I B1J C1K, और B2 वेक्टर को लेट कर लिया A2I B2J और C2K। इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो डॉट प्रोडक्ट में I के साथ, J के साथ और K का स्केलर K के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये आ जाएगा। नीचे इनका मैग्नीट्यूड था, तो B1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट I के स्केलर का स्क्वायर, J के स्केलर का स्क्वायर, K के स्केलर का स्क्वायर। ऐसे B2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्क्वायर रूट I के स्केलर का स्क्वायर, J के स्केलर का स्क्वायर और K के स्केलर का स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट बन गया हमारे पास, ये किस फॉर्म में बन गया, डायरेक्शन रेशियो की फॉर्म में। तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके भी आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब इनको सेपरेट डिवाइड करके हम डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी बातें हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। तो सेपरेट डिवाइड करके इनको हम डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में बन गया। क्या बन गया भाई? cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो इसका यूज कब करेंगे? जब डायरेक्शन कोसाइन देकर के आपसे एंगल पूछा जाए। इसका यूज करेंगे डायरेक्शन रेशियो देकर के आपसे एंगल पूछा जाए। अगर आपको वेक्टर ही गिवन है तो ये पहले वाला जो रिजल्ट था हमारा b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2, इसका आप यूज कर सकते हैं। अब इस पर हम देख रहे हैं केस कि थीटा अगर हमारा 90 डिग्री हुआ तो भाई थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये दोनों इधर आके 0 हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या बचेगा? b1 डॉट b2, और b1 डॉट b2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 0 के। तो कोई भी दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो उनके पैरेलल वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। b1 डॉट b2 क्या होगा? 0। ऐसे ही यहाँ पर थीटा 90 डिग्री लिखते हैं तो ये दोनों इधर जाके 0 हो जाएंगे। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या हो जाएगा? 0। सेम यहाँ पर थीटा 90 डिग्री लिखते हैं तो ये भी रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो ये तीनों रिजल्ट आप याद रखें, डायरेक्ट इन पर क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर आपको गिवन हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और उन वेक्टरों का, उनके पैरेलल वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अगला जो है हमारा, अभी इस पर एक एग्जांपल देख रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बिलो। तो ये आपको दो लाइनें गिवन है, इनके बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपको इनके डायरेक्शन रेशियो चाहिए। ये नीचे जो होते हैं ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये A1 B1 C1 की वैल्यू हो गई, ये A2 B2 C2 की वैल्यू हो गई। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर XY Z के कोएफिशिएंट प्लस के 1 होने चाहिए। अगर प्लस के 1 कोएफिशिएंट नहीं है तो आपको बनाने पड़ेंगे कॉमन लेकर के। तो यहाँ तो फिलहाल x का कोएफिशिएंट प्लस का 1 है, y का भी, z का भी सेम, यहाँ पर भी XY Z के कोएफिशिएंट प्लस 1 में है। ठीक है, प्लस 1 में नहीं होता तो हमें बनाना पड़ता। उसके बाद हम डायरेक्शन रेशियो का सिलेक्शन करेंगे। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू हमें इन लाइनों से मिल गई है। अब हमारा जो फॉर्मूला था A1 A2 B1 B2 C1 C2 मोड ऑफ B1 A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर B2 C1 का स्क्वायर, ऐसे ही A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। इनके इसके अंदर हमने फॉर्मूले के अंदर ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। मैं आपको दिखा देता हूँ इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये बड़ा आएगा। अब रूट 50 को आप 50 लिख सकते हैं, कैंसिल होकर 1/2 आएगा। कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60 डिग्री पर। तो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अगर कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जो टेबल में नहीं है तो कोस को आप उधर लेकर के इन्वर्स में कन्वर्ट करके थीटा की वैल्यू निकाल के छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। अगर कोई भी एक पॉइंट आपको दिया हुआ है और एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है और उन दोनों के बीच में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। पी आपका क्या होगा? जो गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। ए क्या होगा? लाइन का गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बी आपका क्या होगा? लाइन का पैरेलल वेक्टर, और नीचे भी लाइन के पैरेलल वेक्टर यानी कि बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लें। कब यूज करना है? जब एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। कोऑर्डिनेट निकालना सीख रहे हैं हम फुट के, और कोऑर्डिनेट निकालना सीख रहे हैं हम इमेज के। तो दोनों को एक में मैंने ज्वाइन कर दिया है, एक ही से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस पर मैंने सीधा एक एग्जांपल लिया है कि एक लाइन की, ये बी पॉइंट के और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन थे। तो सबसे पहले आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। कई बार क्या होता है, इक्वेशन आपको गिवन ही मिल जाती है, लेकिन मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें इक्वेशन भी हमें ही बनानी हो। ठीक है, तो ये आपका होगा x1 y1 z1 और ये होगा x2 y2 z2। हमने रिजल्ट पढ़ा था x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो इनकी वैल्यू हमने उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऐसा करने से ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में आ गई। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हो या इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने हो, कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब है पॉइंट निकालना। और पॉइंट जब भी निकालना होता है, पॉइंट निकालने का मतलब क्या है? आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और एक्स वाई जेड किस में होते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं। वेक्टर फॉर्म में एक्स वाई जेड नहीं होते हैं। तो जब भी आपको पॉइंट निकालने के लिए बोला जाए, चाहे वो फुट के कोऑर्डिनेट हो, चाहे इमेज के कोऑर्डिनेट हो, या कोई अदर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जाए, तो आपको सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को किस फॉर्म में रखना है? कार्टेशियन फॉर्म में रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात यही है। उसके बाद आपको क्या करना है? कार्टेशियन फॉर्म में जो हमने इक्वेशन बनाई है उसको लैम्डा के इक्वल टू सपोज करना है। ये देखिए, लैम्डा के इक्वल टू सपोज कर लिया है। कोई जरूरी नहीं है लैम्डा के इक्वल टू सपोज करें, आप कोई भी स्केलर ले सकते हैं, म्यू ले सकते हैं, एस ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, कोई भी स्केलर ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? 1/1 इनको लैम्डा के इक्वल रखना है। तो इसको हम लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगी। 4 डिवाइड हो रहा था, इधर आके लैम्डा से मल्टीप्लाई होकर 4 लैम्डा हो जाएगा, और ये माइनस का जो 1 था ये उधर जाके प्लस का 1 हो गया। मैंने डायरेक्ट लिख रखा है। ठीक है, ऐसे ही इसको लैम्डा के इक्वल रखेंगे
तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि लैम्डा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके इसको लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 लैम्डा प्लस 6। तो ये जो आए हैं ना, ये आपके इस फुट के, ये फुट है, फुट क्या होगा देखिए, मैं आपको ये चीज़ थोड़ी क्लियर करा देता हूँ। देखिए ये पॉइंट आपको गिवन है, इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है इस लाइन पर, तो ये परपेंडिकुलर इस लाइन को जहाँ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, फुट ऑफ कोऑर्डिनेट बोलते हैं, फुट बोलते हैं। तो इस पॉइंट के ये टेम्परेरी कोऑर्डिनेट आ गए हैं आपके पास, ये लैम्डा की फॉर्म में जो आए हैं इस पॉइंट के। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0। मतलब अभी हम जो पढ़ के आए थे A1A2 B1B2 C1C2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसके डायरेक्शन रेशियो हमें निकालने पड़ेंगे। जब भी किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं तो उसके टर्मिनेटिंग पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप माइनस कर दीजिए। तो ये इनमें से, ये तो सॉरी गिवन आया था, ये तो कैलकुलेट करने पर आया है, ये तो बाद की बात है। तो टेम्परेरी कोऑर्डिनेट अभी ये आए हैं ना आपके पास, इनका यूज करेंगे हम। इस पॉइंट के टेम्परेरी कोऑर्डिनेट ये आए हैं, ये तो मैंने आंसर लिख रखा है, ठीक है, ये अभी यूज नहीं कर सकते, तो आंसर आएगा हमारा, इसका हम इमेज में यूज करेंगे। तो ये जो टेम्परेरी कोऑर्डिनेट आए हैं, इनमें से हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, तो लैम्डा की फॉर्म में हमारे पास इस लाइन के क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये जो नीचे लिखे होते हैं ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ये आपका A1 B1 C1 हो जाएगा, और इस पॉइंट में से इस पॉइंट को जब हम माइनस करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, A2 B2 C2। ये देखिए DR ऑफ AP, तो AP के DR कैसे निकालेंगे, P के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, ये P के टेम्परेरी कोऑर्डिनेट है और A के आपको पहले से गिवन है, तो माइनस करने से ही हमारे पास आ गए डायरेक्शन रेशियो, जो कि होंगे आपके A2 B2 C2, और A1 B1 C1 कहाँ से मिल जाएंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे, ठीक है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे जो आपको इसकी इक्वेशन में नीचे मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, A1 B1 C1। अब इनके प्रोडक्ट का सम, यानी कि ये बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे, इसके अंदर सभी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, चारों की, 6 के 6 की सॉरी, और यहाँ से हमारे पास इसको जब हम सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब इस लैम्डा की वैल्यू को, ये जो हमने टेम्परेरी कोऑर्डिनेट निकाले थे, इनके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/1 तो इनके अंदर रखेंगे, यहाँ पर तो लैम्डा है ही नहीं, तो y की वैल्यू तो 4 ही आएगी, x और z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से, और वो आपके इस फुट पॉइंट के, इस पॉइंट के फाइनल कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जो कि ये आएंगे 3, 4 और 5, ठीक है। तो अगर फुट के कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो केवल इतना ही करना है, लेकिन अगर साथ में इमेज के कोऑर्डिनेट पूछ लिए जाएं तो इससे आगे आपको करना पड़ेगा, इतना तो करना ही है, इससे आगे आपको करना पड़ेगा। इमेज के लिए देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो गिवन पॉइंट है ना, इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। तो इमेज जितनी दूरी पर, इस लाइन से जितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट है ना, उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इन दोनों में हम मिड पॉइंट लगाएंगे, ये रिजल्ट होगा, दोनों को इक्विलेट करा के और इमेज के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये इमेज यानी कि A' के कोऑर्डिनेट को आप लेट कर लेंगे, और जो A गिवन पॉइंट था हमारा और ये इस वाले में, दोनों में मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू ये वैल्यू लिखते रहेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, ये देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट के फाइनल कोऑर्डिनेट मैंने ये लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल दी है। तो ये तो हमारे फुट ऑफ कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं इमेज के, और इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें मिड पॉइंट फार्मूला यानी कि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू आपके पास 3 थी, x1 की वैल्यू 1 थी, वहाँ पर गिवन पॉइंट था ये, और x2 जो है वो हमने x2 इलेट कर रखा था, इसलिए मैंने x2 लिखा, और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर ये देखिए कि ये जो आया है ना आपके पास, ये x1 y1 z1 है, और ये जो हमने लेट कर रखा है ये नीचे, ये क्या है, x2 y2 z2, ठीक है, और ये जो बीच में आया ना ये आपका होगा x y z, ठीक है। इनकी वैल्यू हमें इन फॉर्मूलों में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो x का क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y का क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और z का क्या होगा, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। इनके अंदर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें x2 y2 और z2 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या होंगे, इमेज के कोऑर्डिनेट होंगे। साथ ही मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि कई बार परपेंडिकुलर इस लाइन की इक्वेशन भी पूछ ली जाती है। तो ये फुट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमने, ये गिवन पॉइंट था, इस लाइन पर 2 गिवन पॉइंट हो गए, और जब किसी लाइन पर 2 गिवन पॉइंट हो जाते हैं तो सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट था जो अभी हमने यहाँ पर यूज़ किया था, उसका यूज़ करके आप इस की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इसमें पूछी जाए तो ये गिवन पॉइंट है, ये भी इस पर गिवन पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों में आप 10th क्लास का या फिर 11th क्लास का कहेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता था, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
ठीक है, प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा करके भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो पीछे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने वाला ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। इसका यूज अगर आप नहीं करना चाहें, आपको ये याद ना रहे, तो ये गिवन पॉइंट होगा, इस लाइन की इक्वेशन की हेल्प से ये फुट के कोऑर्डिनेट निकाल करके आप इस वाले रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा है SD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इन दोनों में से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि SD निकालने जा रहे हैं हम नॉन पैरेलल लाइनों के बीच में, जो कि पैरेलल लाइन नहीं होगी, ठीक है। स्क्यू लाइंस बोलते हैं इनको। तो इन दोनों लाइनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी वो आपको निकालनी है। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्योंकि स्क्यू लाइन्स है। स्क्यू लाइन्स का मतलब दोनों अलग अलग प्लेन में है, अलग अलग प्लेन में है तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हमें निकालना होता है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला आपके पास ये होगा। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। फर्स्ट लाइन में आपको मिलेंगे, फर्स्ट लाइन की जो इक्वेशन होगी उससे मिलेंगे A1 B1 स्केलर के बाद B1, और दूसरी लाइन से A2 और B2 मिल जाएंगे, ठीक है। स्केलर दोनों में डिफरेंट होंगे। यहाँ पर मैंने गलती से दोनों में लैम्डा लिख रखा है, तो एक में लैम्डा एक में म्यू होगा, या एस हो या टी होगा, मतलब डिफरेंट होंगे। तो इस पर हम फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या है, A2 माइनस A1, मतलब A2 में से A1 को माइनस कर लेंगे, B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे, और इन दोनों का क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट। और नीचे B1 क्रॉस B2 का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो, ठीक है। तो इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, दूसरी लाइन की इक्वेशन ये गिवन है। ये आपका A1 होगा, ये आपका A2 होगा, ये B1 होगा, ये B2 होगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम एक एक करके चीज़ें निकालते चलते हैं। ये A1 B1 C1 A2 B2 ये लिख दिया हमने। सबसे पहले हमें निकालना है A2 माइनस A1, तो A2 में से A1 को हम माइनस कर देंगे। फिर हमने निकालना है B1 क्रॉस B2, तो B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट्स का यूज करके, जिसको हम R1 से एक्सपेंड करके फाइनल सोल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ आप पहले कर चुके हैं वेक्टर के अंदर, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, B1 क्रॉस B2। अब इसका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट I के स्केलर का स्क्वायर, J के स्केलर का स्क्वायर, K के स्केलर का स्क्वायर। तो J का तो 0 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18, और 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। तो ये आपकी क्या आ गई, SD आ गई, शॉर्टेस्ट, सॉरी मैग्नीट्यूड आ गया, क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले पर। देखिए ये सभी चीज़ें हमने निकाल ली, ये भी हमने निकाल लिया, ये भी हमने निकाल लिया, और ये भी निकाल लिया। अब इन दोनों का हमें क्या कराना है, डॉट प्रोडक्ट। ये दोनों वेक्टर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। तो A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट। तो I का स्केलर I के साथ, J का J के साथ, और K का K के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट ये आएगा आपके पास -3 -6, जो कि कितना होगा, -9। अब इस पर लगा हुआ था मोड। अब इस मोड का काम समझे, ये मोड इसलिए लगाया था क्योंकि इसका रिजल्ट अगर नेगेटिव आए तो उसको हम पॉजिटिव लिखें, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ये मोड लगा था। तो ये माइनस का जो 9 आया था वो प्लस का 9 हो जाएगा। नीचे मोड ऑफ B1 क्रॉस B2 लिखा था, तो इसका रिजल्ट क्या है, 3√2। तो अपॉन में 3√2 लिख दिया, कैंसिल करके 3/√2 यूनिट्स आ गए डिस्टेंस। तो ये SD आ गया। और SD का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर आप देखें उठा करके, SD का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये तो जो हमने पढ़ाई ये है नॉन पैरेलल लाइनों के बीच में। तो अगर पैरेलल लाइन आ जाता है तो क्या चेंज होगा, अगर भाई दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये जो पैरेलल वेक्टर है ना B1 और B2, ये दोनों सेम हो जाएंगे। आपका B1 जो है वो B2 के इक्वल ही होगा। अब एक पैरेलल लाइनें हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट तो काम करेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, लगभग सेम होगा। मोड लगाएंगे, क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 का स्क्वायर, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, A2 माइनस A1, मोड ऑफ A2 वैक्टर माइनस A1 वैक्टर, ठीक है। और ये B1 क्रॉस, डॉट की बजाय यहाँ आ जाएगा क्रॉस, और इसकी B1 B2 की जगह खाली क्या लिख देंगे, B, और अपोन में भी क्या आ जाएगा, खाली मोड ऑफ B। अब B क्या होगा, वो पहली लाइन से ले लें आप या दूसरी लाइन से ले लें, क्योंकि दोनों में ये सेम मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर पैरेलल लाइनें हैं तो फॉर्मूला बस ये चेंज हो जाएगा। A2 में से A1 को माइनस कर लेंगे, B वेक्टर आपको यहाँ से मिल जाएगा, दोनों का क्रॉस और नीचे इनका मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास पैरेलल लाइनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था, इसके साथ हमने 3D को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है हमारे सिलेबस में, प्लेन जो है वो हमारे सिलेबस में है नहीं, प्लेन सिलेबस से डिलीटेड है, इसलिए मैंने प्लेन नहीं करवाया। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।